हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी सही चल रही होगी। तो हम शुरू करते हैं विजन के 15 अक्टूबर के ये एनालिसिस पे। तो जो पहला टॉपिक है वो है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की थर्ड असेंबली अभी अभी वर्चुअली हेल्ड हुई है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें जो डिस्कस करना है वो है कि इंटर सोलर अलायंस क्या है, सबसे पहले ये। एंड सेकेंड, अभी जो ये मीटिंग हुई है उसमें कौन से मेजर डिसीजंस लिए गए थे, ये दो चीज़ें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो ये याद रखना कि इसको जो इसके फॉर्मेशन के लिए जो आगे रखा था डिसीजन, वो था इंडिया एंड फ्रांस ने रखा था। ठीक है, एंड ये अभी बेसिकली एक 70 नेशंस का ब्लॉक है, जिसमें मेजरली स्टार्टिंग में वो नेशंस आते थे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। कहने का मतलब उन रीजन के कंट्रीज जिनमें सन साल में एक बार तो डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली ओवरहेड होता है, उन रीजन्स की बात करें। लेकिन अब इसमें बाकियों को भी ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दिया गया। इसमें जो भी कंट्री जाती है उसको चार रीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो चार रीजन्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपको आप पढ़ सकते हैं। ये है सबसे पहला इधर एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, यूरोप एंड अदर रीजन्स, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। इन चार रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। इसके अभी जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया है एंड को प्रेसिडेंट है फ्रांस। तो इनको फिर से इलेक्ट किया गया है 2 साल के, टू ईयर्स टर्म के लिए। बाकी इन चार रीजन से एक एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। एंड इसमें जो इनका हेडक्वार्टर है इसका, ये इंडिया में गुरुग्राम में है। ये एक अकेला इंटरनेशनल एजेंसी है जिसकी हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है, तो इसमें आप प्लीज़ याद रखना। ये इसके यहाँ पर दे रखे कि ये किस काम के लिए है। ये सोलर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करेगा एक। बाकी ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है कि 2022 तक हर हाउस में सोलर लाइट को इंश्योर करी जा सके। एंड ये मैकेनिज्म लाने की कोशिश कर रहा है कि जो ये भी ये सोलर एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो महंगा आता है, तो कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो उसको कम करने के लिए कोई मैकेनिज्म ढूंढने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है ई पोर्टल बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिसेस को शेयर किया जा सके। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स भी अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली दोज कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑन कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, बल्कि इसमें सारी कंट्रीज अब पार्ट हो सकते हैं। अभी जो मीटिंग हुई है वहाँ सर्टेन चीज़ें लॉन्च की गई हैं। हैव एन इन्फॉर्मेशन अबाउट दी, ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले जो सबसे ये इंपॉर्टेंट है इसमें वो है सोलर अवार्ड्स के बारे में। 3 अवार्ड लॉन्च किए हैं, एक है विश्वेश्वरैया अवार्ड, सेकेंड है कल्पना चावला अवार्ड एंड फिर है दिवाकर अवार्ड। तो विश्वेश्वरैया अवार्ड ये उन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, ये कंट्री को जो इनकी बात करें जहाँ पे मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी होगी। ठीक है, फ्लोटिंग यानी पानी के ऊपर। एंड ये इन्हीं चार रीजन्स में से किसी को दिया जाएगा। तो ये तो फोकस कम पक्का है। नेक्स्ट है कल्पना चावला अवार्ड। ये उन साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स को दिया जाएगा जो कि जिनका इस फील्ड में कंट्रीब्यूशन अच्छा होगा। ठीक है। थर्ड है दिवाकर अवार्ड। ये बेसिकली उन लोगों को दिया जाएगा जो कि डिफरेंटली एबल पर्सन के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। एंड इस काम को करते हुए उनने कहीं से मतलब ऐसा किया कि सोलर एनर्जी का यूज़ को बढ़ाने की भी साथ में उनने कुछ काम कर दिया। ठीक है, मतलब कि डिफरेंटली एबल पर्सनस की हेल्प करते करते उन्हें सोलर एनर्जी के यूज को भी मैक्सिमाइज किया है। ऐसे को हम देंगे दिवाकर अवार्ड। एंड यहाँ पर इसमें क्या बोला इनने, एक ये भी है ISA केयर्स लॉन्च किया। ठीक है, क्योंकि अभी ये पैंडमिक चल रहा है कोविड-19। इससे जो लो LDC एंड SIDS कंट्रीज़ है ना, उनमें उनको हेल्प करने के लिए उनके हेल्थ केयर सेक्टर में हम कोशिश करेंगे, बोला है कि सोलर एनर्जी यूज करें। तो उसके लिए ISA केयर्स यहाँ पर इनने इसको सेटअप किया है। इसके अलावा भी इनने बाकी चीज़ें करी है, जैसे कि कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन। ये तो वैसे ही नाम से समझ आ रहा है कि किसी तरीके से हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करें कि हम इसको क्लाइमेट एक्शन के सस्टेनेबली कंप्लीट होने में हम इसको यूज कर सकें। ठीक है, एंड इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही, पहले वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों का ही
कंट्रीब्यूशन हम इंगेज करा सकें। नेक्स्ट हमने ये भी है कि सोलराइजिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम हम जनरेट करना चाहते हैं। उसके लिए हमने 7th प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हम जितना हो सके ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज को यूज़ करें। ठीक है, तो कौन सी की बात करें, ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज। तो ये था अबाउट पहले टॉपिक जो कि हमने पढ़ा अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये इंडिया में एक इकलौता ऐसा है जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है। नेक्स्ट जो है वो है अबाउट अ रिपोर्ट। एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, याद रखना। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज करता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये टीबी है क्या। टीबी ट्यूबरकुलोसिस ये एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, जिसका नाम है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे होता है। ठीक है, एंड ये फैलता किससे? एयर से। मतलब लेट अस सपोज किसी को टीबी हो रखा है एंड वो बाहर खुले में खांस रहा है, तो उसके जो एयर ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलेंगे, उससे चांसेस है कि सामने जो उनको ब्रीथ करेगा उनको भी टीबी होने के चांसेस हो जाए। ठीक है, तो ये एयर से स्प्रेड होता है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अब ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या बताया गया कि इसमें एक तो टीबी ये जो एपिडेमिक है इसके असेसमेंट के बारे में बोला गया, मतलब कितना है कितना नहीं है, इसका डाटा कैलकुलेट किया है, कितना काम किया है इसको प्रिवेंट करने में, डायग्नोज करने में एंड बाकी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। अगर हम इस रिपोर्ट की सर्टेन हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो 2019 यानी पिछले साल करीब 10 मिलियन पीपल को टीबी हुआ, मतलब वो टीबी से बीमार हुए, ये यहाँ पर ये बताया गया है। दो ये डाटा, ये जो नंबर है ये कम हो रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी ये ह्यूज है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो टीबी से अफेक्ट हो रहे हैं एंड इनमें से करीब 1.4 मिलियन पीपल मर गए। ठीक है, दे डाइड इन 2019। किसकी वजह से? टीबी की वजह से। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एचआईवी से जो सफ़र करें ना लोग, उनमें भी ये टीबी जो एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। एचआईवी जो है वो हमें डायरेक्टली हमें किल नहीं करता है, वो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है एंड हमें ससेप्टेबल बना देता है कि हमें बाकी डिजीजेस आके हम पे अटैक कर सके। इसलिए टीबी भी एक मेजर कॉज है जो उन लोगों को हो रहा है जो कि एचआईवी जिनको हो रखा है, इफेक्ट हो रखा है उसको, एंड उनकी ये डेथ का भी कॉज है, मेजर कॉज है। इसके बाद यहाँ पर उन लोगों का भी डाटा दे रखा है जो अभी तक डायग्नोज ही नहीं होते हैं। ठीक है, एंड ये है करीब 2.9 मिलियन, मतलब इतने केसेस ऐसे हैं जो अनडायग्नोज निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता इनका। ठीक है, इसका रीजन दे रखा है यहाँ पर कि अंडर रिपोर्ट होता है, यानी लोग आते ही कम है बताने के लिए कि चेक कराने के लिए कि उनको टीबी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, या फिर कहीं जगह तो इनका डायग्नोसिस ही पॉसिबल नहीं है, कितने इतने अंडर डेवलप्ड रीजन है। ये है मेजर फैक्टर कि इंडिया जो है टीबी का बर्डन हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा 26% लोग हैं टीबी से इंडिया में ही है जिनको टीबी हो रखा है। बाकी अगर टोटल अगर हम निकालें इंडोनेशिया, इंडिया, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका का, तो ये 44% अकाउंट करता है। ठीक है, कितना? 44%, इसमें से 26% तो टोटल इंडिया में ही है, प्लीज़ याद रखना, ये बहुत ज़्यादा है। तो एंड ये भी कह रहे हैं कि अभी जो कोविड-19 पेंडेमिक आया इसकी वजह से हमने जितनी भी प्रोग्रेस कर रखी है टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, ये हो सकता है ये उल्टा पड़ जाए, क्योंकि अभी सारा फोकस हमारा कोविड-19 पे ही है। बाकी जो डिजीजेस हैं उन पे जितने एफर्ट्स पड़ रहे थे वो थोड़े से वीक हो चुके हैं। तो हो सकता है कि ये एफर्ट वीक होने की वजह से जितने एफर्ट्स हमने लिए हैं वो रिवर्स हो जाए, वापस से इनके नंबर्स बढ़ जाए। अब ये टाइम बताएगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये रिकमेंड कर रही है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये जो एजेंशियल सर्विसेज है, भले वो टीबी के लिए है या कोविड-19 के लिए, दोनों के लिए ही हमें उस पर मल्टी सेक्टोरल एक्शन लेना पड़ेगा। यानी एक सेक्टर पे ही नहीं ध्यान देना, हमें हर सेक्टर पे ध्यान देना है, ताकि कोविड-19 और साथ उसके साथ साथ अदर डिजीजेस जैसे टीबी ये भी इरेडिकेट की जा सके। ठीक है, तो ये था अबाउट ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अभी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75th एनिवर्सरी थी एंड इसके ओकेजन पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, 75 रुपीज़ का एक कॉइन को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अभी कॉन्टेक्स्ट था, मतलब रिसेंटली कल परसों की न्यूज़ में ये हो रखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड कब की थी हमने? 16 अक्टूबर 2020 को।
FAO यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, तो हाँ ये उसकी एजेंसी है, प्लीज़ याद रखना है। और इसका जो काम है वो ये है कि हम हंगर को डिफीट करना चाहते हैं, ठीक है। हंगर से रिलेटेड ये काम करती है। ये 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। इसमें भी 194 मेंबर कंट्रीज और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर मतलब होता है जब ये बना था तब से ही हम इसके मेंबर बन चुके थे। इसका जो गोल है वो ये है कि फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है, और एक के लिए नहीं, हर सेक्शन के लिए अचीव करनी है, ठीक है। एंड इस में ये कोशिश कर रहा है कि हमें हाई क्वालिटी फूड की रेगुलर एक्सेस मिले। हाई क्वालिटी फूड एक टाइम नहीं, उसकी रेगुलर एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो नीचे इनने दे रखा है कि क्या अचीवमेंट रह चुकी है FAO की, एंड बाकी क्या ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं 21st सेंचुरी में। तो ये आपके पास एक अच्छा आंसर है मेंस के लिए, जहाँ पर अगर इन केस आ गया क्वेश्चन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से पर्टिकुलर आ गया, या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गया। सिंस अभी कोविड-19 है तो फूड सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हुआ यही था कि जो मेजर लोग थे, रीजन थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, इसलिए ये क्वेश्चन इस पे फ्रेम हो सकता है। तो आप ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं कि क्या क्या कर रखा है एंड ये जो चैलेंजेस है, ठीक है। तो बात करें कि क्या कर रखा है, तो सबसे पहले इसने रिंडरपेस्ट को एरेडिकेट करने में हेल्प करी। रिंडरपेस्ट एक कैटल की डिजीज है, कैटल को अफेक्ट करती थी, और ये वायरल डिजीज है, ये याद रखना, ठीक है। कब एरेडिकेट किया? 2011 में एरेडिकेट की थी। इनके बाद ये सारे ट्रीटीज टाइप किया, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिए। पहली जो है वो ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है। तो बेसिकली ये डील करती है कि कैसे हम अपने सीड्स को या बाकी कोई भी जेनेटिक मटीरियल है उनको शेयर करें, या मतलब उनको प्रोटेक्ट करें या शेयर करें इक्विटेबली, ठीक है। इससे डील करती है ये वाली ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, बेसिकली उन स्टैंडर्ड से डील करती है जिनको यूज करके हम अपने फूड को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस हमारे लिए फूड के लिए है। ये कोशिश करती है कि हम कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके एंड इंश्योर कर सके कि जो भी ग्लोबल ट्रेड चल रहा है ये फेयर हो, ठीक है। इसमें कोई धांधलेबाजी या ऐसी कोई प्रैक्टिस ना हो, खाने से रिलेटेड है हमारे। नेक्स्ट है लीगल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरीज। तो ये बेसिकली काम कर रहा है कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए फिशिंग एंड एक्वाकल्चर को, ये नाम से पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस ऑन टेन्योर ऑफ लैंड फिशरीज एंड फॉरेस्ट। तो इसमें ये बता रहा है कि कैसे हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। एंड लास्ट है AMS, एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि हमारी ये फूड कमोडिटी मार्केट में कैसे हम उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाए, उससे रिलेटेड काम कर रहा है। कौन सी मार्केट? फूड कमोडिटी मार्केट। अब चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला तो ये हंगर एंड माल न्यूट्रिशन को एंड करने के लिए काम कर रहा है। अभी तक ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है एंड नियर फ्यूचर में भी इसमें टाइम लगेगा। तो हैंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को बाकी सारे इंस्टीट्यूशन या कंट्रीज़ के साथ मिलकर इस पर काम करना है। नेक्स्ट है जो हमारा क्लाइमेट चेंज से जो थ्रेट हमें आ रहा है उससे भी हमें डील करना है। ये यहाँ पर जो डाटा बताता है वो ये है कि 2006 से लेकर 2016 के बीच में एग्रीकल्चर को पर्टिकुलर जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी डिजास्टर्स हुए थे उससे 26% का जो नुकसान हुआ है वो एग्रीकल्चर को ही अलोन हुआ है। क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स जैसे कि साइक्लोन हो गया, फ्लड्स हो गए, ये फॉरेस्ट फायर्स वगैरह हो गए, तो इन सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज जो अंडर प्रेशर है उनको भी प्रिवेंट करना है। उसमें बीट बायोडाइवर्सिटी हो गई या वाटर हो गए या कुछ भी इसमें आ गया, हमें अपने फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है और उनको इन सिंक लाना है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें हम दोनों की बात कर रहे हैं, तीनों की बात करें, यहाँ पर तीसरे की नहीं दे रखी। एक तो हमारी हेल्थ भी है ना, हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है, हंगर को ख़त्म करना है, हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करना है। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट एंड फूड सिक्योरिटी पे भी डील करेगा। कॉन्फ्लिक्ट जैसे जो भी वॉर टोन कंट्रीज है, जैसे यमन हो गया, सीरिया हो गई, जहाँ पर बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं, खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है एंड एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि फूड एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। एक डाटा रिलेटेड कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भी नोबल पीस प्राइज़ मिला था इसीलिए कि वो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहे थे ऐसे एरियाज़ में।
नेक्स्ट है जो रूरल पोवर्टी है उसको कॉम्बैट करना, ये भी काम है, मतलब चैलेंज है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट पर्टिकुलरली इसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि सारे ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करने के लिए काम करे सबके लिए एक चैलेंजेस है। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर राइटिंग में बहुत अच्छी से यूज कर सकते हैं। प्लीज़ इसको आप चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज याद कर लीजिए, आपको जैसे सही लगे। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिगार्डिंग कि कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर रखा है 5718 करोड़ रुपीस स्टार्स प्रोजेक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। स्टार्स क्या है? स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। ठीक है, इन टीचिंग लर्निंग के लिए एंड जो उससे रिजल्ट आते हैं उसको हम पर्टिकुलरली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, एंड किसके लिए? स्टेट्स में। ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है स्टार्स। तो स्टार्स में जो सर्टेन इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, एक तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ के लिए, इसकी डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म में ही दिया गया। नेक्स्ट है कि ये वर्ल्ड बैंक एडेड है, मतलब वर्ल्ड बैंक इसमें हेल्प कर रही है इसको इम्प्लीमेंट करने में। सेकेंड ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड फोर्थ की ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है। 4 पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। इसका जो काम है ये क्या कर रहा है कि हमारे जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को हम मॉनिटर करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए हम जो भी टेक्निक्स को टूल्स को यूज़ करते हैं हम उनको इम्प्रूव करने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, भले वो किसी भी तरीके की इंटरवेंशन से हो, तो मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट में उसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम की। एंड इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अलाइंड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अभी आया, जो इसमें हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस कर रखे हैं। तो इसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप प्लीज़ इसके बारे में इंफॉर्मेशन कवर करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये जो स्कीम है हमारी, ये सारी ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, कुछ स्टेट्स के लिए पर्टिकुलरली, एंड 6 स्टेट्स के लिए। कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला एंड उड़ीसा, ये सारे जो स्टेट्स हैं जिनमें अभी ये स्कीम लॉन्च की गई है। आगे अगर हम चले तो ये क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर ये बात कर रहा है बेसिकली, एक तो सबसे पहले कि ये हम यहाँ पर क्या करने की बात कर रहे हैं, हम स्टेट्स को ना सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। वो सपोर्ट किस लिए है? ताकि हम ये जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन में जो आउटकम्स आते हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, एंड इम्प्रूव कर सके इसके साथ साथ लेबर मार्केट आउटकम्स। तो ये सारी ही हमने इस स्कीम के अंदर हम एनविसाज कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये चीज़ें पूरी हो जाए। इसमें हमने 2 लेवल पे कंपोनेंट्स डिक्लेयर किए, एक तो नेशनल लेवल पे, सेकंड स्टेट लेवल पे। अब नेशनल लेवल पे क्या किया, एक तो डाटा रिलेटेड है। देखिए कि डाटा को हमने कलेक्ट करना है, कौन कलेक्ट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उस सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है या स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट हम असेसमेंट सिस्टम की बात करें, असेसमेंट मतलब होता है चेक करना। तो कुछ भी करके कुछ ऐसा, मतलब हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है अभी उसको स्ट्रेंथन करना है। उसके अपार्ट नेशनल असेसमेंट सेंटर को स्टेब्लिश करने की बात करी जिसका नाम है परख। तो ये नाम याद रखना, परख जो है नेशनल असेसमेंट सेंटर है। ठीक है, इसमें कॉन्टीन्यूसली लर्निंग होगी, ट्रैकिंग होगी, या डाटा के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे एग्जामिनेशंस में रिफॉर्म लाने हैं। स्टेट लेवल पे अब क्या किया है, देखो स्टेट लेवल पे सबसे पहले तो ये बात कर रहा है कि हमारी जो एजुकेशन है, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव करें, स्ट्रेंथन करें। नेक्स्ट है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड वोकेशनल एजुकेशन को भी सबको स्ट्रेंथन करना है। एंड थर्ड कि गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट को हमें प्रमोट करना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप एक फॉर्डर मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं इसका। किसमें प्री में कोई उतना मेजर रोल नहीं है। आप हाँ, कोई अगर नेम रिलेटेड है या किसी में ऐसा कुछ फैक्ट है जिसमें फंसाया जा सके तो आप वहाँ पर उसको चेक करिए कि उसका वो कंपोनेंट है कि नहीं है, या फिर उसका वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अब जो है ये है कि हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनने एक इंडिया कंट्री स्टेटस रिपोर्ट ऑन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल्स को लॉन्च किया है। ठीक है, अब बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर ये क्या बात करने वाले हैं वही चीज़ हमने थोड़ी यहाँ पर पढ़नी है। तो इसमें हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रखी है उन सबको एक साथ कंपाइल करके इस रिपोर्ट में
डाल दिया है। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन इकोनॉमी से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें, स्टोर करें, ट्रांसपोर्ट करें एंड यूटिलाइज करें। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क हो रखा है दैट उसका सारा कंपाइलेशन हमने इस रिपोर्ट में डाल दिया है। बात करें अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कभी एच के फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, यानी अलग से एच नहीं मिलेगा, ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं H2 या फिर किसी कंपाउंड के साथ, यानी जनरली आपने H2O तो सुना होगा, H2O वाटर होता है, तो ये एक हाइड्रोजनिक कंपाउंड है। तो हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वहाँ से हम हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करते हैं। अब हाइड्रोजन हम बहुत जगह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो सोर्स होगा वो होगा जो रिन्यूएबल है, यानी जो ख़त्म होने के जिसके चांसेस कम है, कम क्या या नेग्लिजिबल है। जैसे पानी है, पानी कैसा भी हो, क्लीन वाटर ख़त्म हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म हो सकता है, लेकिन पानी ये सच ख़त्म नहीं होगा। अब यहाँ से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो चीज़ करी जा सकती है। ठीक है, जो इसमें एक आपको इंस्ट्रूमेंट दे रखा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइजर। ठीक है, तो ये याद रखना, इलेक्ट्रोलाइजर से क्या करते हैं, हम पानी को हम तोड़ते हैं यहाँ पर, किस में, एक तो हाइड्रोजन में और दूसरा ऑक्सीजन में। तो मतलब यहाँ पर आपका कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता, ये हाइड्रोजन है एंड ये ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में हम यहाँ पर पानी को तोड़ते हैं, उसके बाद इससे हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम कार्बन जो है कम से कम प्रोड्यूस हो, सॉरी ये कार्बन 2 नहीं होता है। ठीक है, कार्बन क्या हो, कम से कम प्रोड्यूस हो। अब बात करें कि आगे क्या एडवांटेजेस, क्या हम क्यों कोशिश कर रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल को डेवलप करने की। तो सबसे पहले तो ये है कि एबंडेंस, सिंस हम इसको इसके कंपाउंड से निकाल सकते हैं तो बहुत ज़्यादा है। हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा मिल जाती है। ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो जाता है इसका, बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस में। बेटर कंबशन रेट है, अच्छी से जल जाता है। एंड नॉन पोल्यूटिंग नेचर है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर कार्बन प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो कार्बन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है यानी इसका जो क्या कहते हैं इसको, पोल्यूटिंग नेचर है वो कम है। बस ये तो मेन बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी इसके सर्टेन बेनिफिट्स है, ये कि क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करने में हेल्प करेगा। क्यों, अगेन वही कार्बन कम से कम प्रोड्यूस होगा तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी एंड क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। तो और भी चीज़ें आप जो उससे एसोसिएट कर सकते हैं। सेकेंड, ये हमें जो ऑयल इम्पोर्ट्स में हम जो अभी डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया से, हमें उतना डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो उस पर कम करेगा, सिंस हम ज़्यादा एनर्जी हाइड्रोजन से लेने लगेंगे। हमारे जो बहुत सारे सेक्टर्स को डीकार्बनाइज कर देगा। डीकार्बनाइज मतलब वो कार्बन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, अगेन वो इसका फैक्टर है। आयरन एंड स्टील में जैसे यूज कर सकते हैं, एमिशन को रिड्यूस करेगा, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा एंड हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। सारे ही एसोसिएट एक से एक जैसे ही है, आप एक दूसरे को इनको रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है कि ये एक हम नया मटेरियल डेवलप करें तो हमें इसका नो हाउ नहीं है अभी कि कैसे हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करेंगे एंड कैसे क्या होगा करके। सेकेंड, इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी अवेलेबिलिटी, इसको स्टोर कैसे करना है, सेफ्टी कैसे चेक करनी है, एंड कोई अभी कोड एंड स्टैंडर्ड्स इसके लिए कोडिफाई नहीं किए गए हैं। ठीक है, बाकी भी स्टेप्स ले रखे हैं हाइड्रोजन डेवलपमेंट के लिए। पहला हमने 2006 में एक रोड मैप ले आए थे, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप, जो कि कोशिश कर रहा है कि लॉन्ग टर्म पब्लिक एंड प्राइवेट एफर्ट्स आए इस सेक्टर में, हाइड्रोजन एनर्जी डेवलपमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम लॉन्च किया था। किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक बड़ा टॉपिक होगा जिसमें ये देखिए आपकी किस बारे में बात करें कि कैसे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर बहुत सारी आपकी मैकेनिज्म्स दे रखे हैं। फिर स्टोर कैसे करना है ये तो फिर भी ईजी है। ट्रांसपोर्ट कैसे करना ये आप पढ़ सकते हैं, एंड ये यूज़ कहाँ पर हो रहा है ये भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मोर एक्सप्लेनेशन मांगता है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जहाँ पर मैं इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक नहीं ले रही हूँ। तो बढ़ते हैं अब आगे। हाँ जी, तो अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे कुछ रह चुके हैं तो फटाफट से इनको पूरा करते हैं। सबसे पहला जो है वो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डाटा सिक्योरिटी। सोचिए किसने लॉन्च किया, ये लॉन्च किया चाइना ने, चोर मचाए शोर।
बस मजाक था। जिसको भी चाइना से रिलेटेड रिस्पेक्ट है, उनकी फीलिंग्स को ड्यू रिस्पेक्ट, ये बस मजाक था। तो इतना याद रखिए, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डाटा सिक्योरिटी चाइना ने लॉन्च किया है। एंड बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स है। यूएस ने पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है क्लीन नेटवर्क प्रोग्राम, तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने ये लॉन्च किया है। और यहाँ पर ये कंट्रीज से क्या बोलने वाले हैं कि आप अपने बेसिस पे देखिए, डाटा के बेसिस में देखिए, एविडेंस के बेसिस में देखिए, एंड अपनी डाटा सिक्योरिटी को कॉम्प्रिहेंसिवली एंड ऑब्जेक्टिवली मेंटेन करिए। एंड ये आप कैसे करेंगे? एक ओपन, सिक्योर एंड स्टेबल सप्लाई चेन होगी किसकी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज की। अब लेट अस जस्ट सी इसमें होता है नहीं होता है कुछ काम, बट ये चाइना ये चीज़ ले तो आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल की। NLP मरीन ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, ये याद रखिए। अब बेसिकली हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि हमारे पोर्ट्स पे जो भी इम्पोर्टर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स होते हैं, या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो उन्हीं जो एक्सचेंज को हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट एंड क्विकली हो जाए, ये चीज़ करने के लिए हम ये नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल हमने बनाया है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, काम क्या है इसका। ये जो क्या करेगा, ये जो डोमेस्टिक शिपमेंट हैं उनको ट्रैक करेगा, एंड कस्टम क्लियरेंस को अंडरटेक करेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स विद कस्टोडियंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये देखेगा, यानी ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर ये कंडक्ट करेगा। इससे होगा क्या कि हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होगी, फैसिलिटेट होगी। हमारी जो यहाँ पर ये पोर्ट पे जो एक्टिविटीज़ होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव बनेगी एंड कॉम्पिटिटिव बनेगी। इनके साथ साथ इंडिया भी एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव कंट्री बनेगा। किस टर्म? इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड हमारे वहाँ कॉम्पिटिटिव होगा एंड कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यानी कम खर्चे पे ज़्यादा काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर पढ़ना है वो है एक 2020 की स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट रिलीज़ करी है। ये रिलीज़ करी है WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ये इन्फॉर्मेशन याद रखना किसने लॉन्च करी है और वो है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहा है। किसके लिए प्रोटेक्शन? वो जो बहुत वल्नरेबल है, ठीक है, उनके लिए जो प्रोटेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करने की बात करें। कैसे करेंगे? वो करेंगे हम बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स, जैसे कि क्लाइमेट रिस्क एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम इनिशिएटिव ये भी लॉन्च किया गया था। तो ऐसे ही और इनिशिएटिव लॉन्च करके हम वो जो वल्नरेबल है उनकी प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ फाइंडिंग्स दी गई है। अब ये फाइंडिंग्स उतनी तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, बट आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में या फिर CAPF के ऐसे पेपर में आप यूज़ करना चाहते तो आप कर सकते हैं कि पिछले 50 साल में क्या हुआ है। 11,000 से ज़्यादा डिजास्टर्स आए हैं। ठीक है, एंड वो रिलेटेड थे वेदर से, क्लाइमेट से एंड वाटर रिलेटेड हजार्ड्स, जिसमें करीब 2 मिलियन डेथ हो गई। 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग मर चुके हैं इसकी वजह से। काफ़ी ह्यूज डाटा है। ठीक है, 2018 में क्या हुआ था? ग्लोबली करीब 108 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनको हेल्प चाहिए थी, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन सिस्टम से हेल्प चाहिए थी, क्योंकि वो अफेक्ट हुए थे स्टॉर्म से, फ्लड से, एटसेट्रा से। ठीक है, अब 2030 तक ये एस्टिमेट किया जाता है कि ये जो नंबर था 2018 में, यही नंबर 50% और बढ़ जाएगा। इसलिए हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल पीपल, या वो कोई भी वल्नरेबल है, भले वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या पीपल है। हेंस ये था अबाउट स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट। जो नेक्स्ट है वो है 3 टॉपिक और रह चुके हैं। 3 टॉपिक से सबसे पहले ये है कि सीलम का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर इंटीग्रेटेड मॉडलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें हैं? गैसेस है मेन अगर बात करें, इसके अलावा वाटर वेपर है एंड डस्ट है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को बताने के लिए हम यहाँ पर मॉडल्स को प्रिपेयर करने की बात करें। और कैसा मॉडल होगा? वो केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल होगा। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है एंड उसी का एक मॉडल दे रखा है यहाँ पर सीलम। अब बात करें ये दिया किसने है, ये किसने ऑपरेशनलाइज किया इस मॉडल को, तो वो था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ये याद रखना इसको मॉडल कैसे किया, इसका नाम है एडवांस्ड हाई रेजोल्यूशन
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इस मॉडल को इस तरीके से ऑपरेशनलाइज किया, इसके अंडर ऑपरेशनलाइज किया है बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा भी मॉडल है जिसका नाम है एनफ्यूजर। ये भी हाई रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल है, यानी एक सिटी के लिए है। इसकी फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस। ये लॉन्च किया है दिल्ली के लिए एंड इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। एंड काम है इसका कि ये जो एयर पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है, उनको आइडेंटिफाई करेगा। ये स्ट्रीट लेवल पे ही होगा, ठीक है, ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं होगा, स्ट्रीट लेवल्स पे ही होगा। अब ये दोनों ही सीलम एंड इंसफर ये डेवलप किए हैं बाई विद द हेल्प ऑफ, कोलेबोरेट किया था किसके साथ, फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट सीलम एंड इंसफर क्या है, ये बेसिकली याद रखना, ये एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन को मॉडल करने के लिए मॉडल्स है। ठीक है, नेक्स्ट है नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2011 में से ये स्टोरी शुरू है। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया था कि बोल दिया था कि जो ये नीलगिरी एलिफेंट कॉरिडोर है, यहाँ पर राइट जो एनिमल्स यहाँ से जाते हैं उनको राइट ऑफ पैसेज है, मतलब कि वो इसको रास्ते की तरह एक वे की तरह अपना यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी यहाँ पर जो व्हीकल्स वगैरह है, मतलब इस रास्ते को बाकियों के लिए बंद कर देना, रिजॉर्ट्स के लिए बंद कर देना चाहिए। ये मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर था 2011 में। इसी का सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपहेल्ड कर दिया कि हाँ ये ठीक बोल रहे थे। ठीक है, इस कॉरिडोर की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, सिगुर प्लेट्यू है वहाँ पर है। ये मुदुमलाई नेशनल पार्क को होते हुए क्रॉस करते हुए जाता है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखना। ठीक है, और ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो नीलगिरी हिल्स है वो कनेक्ट करते हैं हमारे वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ याद रखना। अब ये नीलगिरी हिल्स जो है इसके ये जो पर्टिकुलर एलिफेंट कॉरिडोर है, इसके साउथ वेस्टर्न साइड में, मतलब अगर ये है तो इस साइड में नीलगिरी हिल्स है, एंड इसके नॉर्थ ईस्टर्न साइड में यहाँ पर मोयार रिवर वैली है। तो इस तरीके से आप इसकी लोकेशन याद रख सकते हैं। ये लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में, तो जो कि तीन तीन स्टेट्स में आता है। कौन कौन से, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है, केरला, तीन चीज़ें हैं। नेक्स्ट ऑपोजिशन इवेंट, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप याद रख सकते हैं। ऑपोजिशन इवेंट तब होता है जब लेट अस सपोज ये सन है, ये अर्थ है एंड ये कोई तीसरा प्लैनेट है, ये तीनों ही एक लाइन में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं ऑपोजिशन इवेंट। एंड अर्थ यहाँ पर बीच में होती है, तो अर्थ बीच में होती है, ये याद रखना। अभी जिस प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं वो है मार्स, यानी मार्स एंड सन के बीच में रहने वाली है इस अक्टूबर में कौन, हमारी अर्थ। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि मार्स हमारे रात में स्काई में बहुत तेज चमकेगा, एंड ये थर्ड मोस्ट ब्राइट प्लैनेट बन जाएगा हमारी स्काई में। जो बाकी टू ब्राइट प्लैनेट्स हैं, मतलब जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी स्काई में, वो है एक तो मून एंड दूसरा प्लैनेट वीनस। तो उसके बाद अब मार्स बन जाएगा एंड ये रिप्लेस करेगा जुपिटर को। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ याद रखना कि ये जुपिटर को रिप्लेस करेगा एज दी ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आर मून। अभी ये पूरे मंथ में होने वाला है, अक्टूबर मंथ में, तो कोई पर्टिकुलर डे नहीं है इसके रिलेटेड। ठीक है, ये भी होता है कि ये जो है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लीस्ट होती है इस टाइम पे। ठीक है, ऑपोजिशन इवेंट पे इन दोनों प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस लीस्ट होती है। तो ये था ऑल अबाउट इस डिस्कशन पे। आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड हैव अ गुड डे।